हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू में मजमून कैसे लिखे। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर उर्दू में मजमून कैसे लिखना है बताइए, और कुछ मजमून ऐसा चुना गिना दे दीजिए हमको जो एग्जाम में आ जाए। देखो तो मतलब डेफिनेटली तो हम नहीं बोल सकते कि यही एग्जाम में आ जाएगा जो मैं गेस करने वाला हूँ, लेकिन एक होता ना प्रोबेबिलिटी, संभावना है ना, उम्मीद, आस कि ये आ जाए, है ना। कि तो मैंने कुछ मजमून को क्या किया, उसको गेस किए हैं, चुने हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो एग्जाम में आ जाए, है ना। चाहे फर्स्ट सिटिंग में आए चाहे सेकंड सिटिंग में आए, लेकिन है इतना कि आने का बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते कि एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, इस बात को पहले ध्यान रख ले, क्लियर कर लीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ एकदम वही नहीं आ जाएगा, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा है आने का। तो हम लोग तो इसीलिए तो पढ़ भी तो रही ही रही है ना, इसलिए तो हम लोग पढ़ भी रहे कि ये सवाल आ जाएगा, ये सवाल आ जाएगा, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, सब पढ़ ले रहे हैं। ठीक है ना। तो जो मजमून हम बताएंगे तो कम से कम उतना पे अगर फोकस कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम इसमें पहले तो बजानेंगे कि मजमून को कैसे लिखा जाता है ताकि हमारा मार्क्स मिले। पता आपको होना चाहिए कि 10 नंबर का आता है मजमून लिखने के लिए, 10 नंबर का एक बेस्ट से बेस्ट मजमून। अगर एक सुपर और डुपर मजमून लिखेगा, सबसे बेस्ट लिखेगा, तो उसको कम से कम 8 से 9 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर तो मतलब कम चांस है कि 10 के 10 मिल जाए, कुछ ना कुछ खामियां गलतियां निकल जाती है, लेकिन 8 से 10, 8-9 नंबर मिला तो समझो बेस्ट है। तो आप अगर जितना मेहनत करोगे, चाहो अगर मतलब खूब मेहनत किए और लिखे अगर 5 से 6 नंबर आ गया, चलो ठीक है, 5 से 6 नंबर तो आ गया, लेकिन अगर आप बेहतर लिखेंगे, अच्छे अल्फाज को चुनेंगे, थोड़ा सा लफ्ज भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है ना। तो हर साल एग्जाम में पूछता है, और कुछ मैं गेस भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे मजमून को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। मजमून जो हमारा 10 नंबर का जो मजमून होता है ना, ये याद कीजिए, 10 नंबर का मजमून होगा। पहले इब्तिदाइया मतलब जो पहला डिफिनेशन मजमून का जो शुरू करते ना, वो बहुत जोरदार जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है ना। आपको इब्तिदाइया में कम से कम 2 मार्क्स मिलेगा इब्तिदाइया के लिए। इख्तितामिया यानी कि जो लास्ट करेंगे ना मजमून को, मतलब बीच में छोड़ कर नहीं चल जाना है। बहुत बच्चा क्या करता है, बीच में ही छोड़ देते हैं। आप लास्ट करें तो लगे कि हाँ भाई अब जो है वो लास्ट हो रहा है। जैसे अगर मान लें कि ईद पर मजमून लिखें तो ईद शुरू हुआ और लगे कि हाँ अब ईद जो है खत्म हो गया, लास्ट हो गया आज का ईद, है ना। तो इस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बाकी बीच में जो है ना दरमियानिया यानी कि आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको 3 पार्ट में आपको लिखना है। देखिए हिंदी में क्या होता है कि जो निबंध होता है ना, उसमें दिया रहता पॉइंट कि प्रदूषण है तो प्रदूषण के लाभ लिखें, फायदा लिखें, हानिकारक लिखें, बहुत सारा गुण है, सबके पॉइंट दिया रहता है। उर्दू में पॉइंट ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो इब्तिदाइया में क्या रहेगा, इब्तिदाइया में रहेगा डिफिनेशन यानी कि तारीफ रहेगा। क्या रहेगा? तारीफ रहेगा, डिफिनेशन रहेगा कि जिसके बारे में आप मजमून लिख रहे हैं उसका डिफिनेशन रहेगा। तो आपको पहले डिफिनेशन लिखना है। ठीक है ना। और इब्तिदाइया तो लास्ट में हो जाएगा। उसके बीच में मेरी बात को ध्यान सुने, उसके बीच में जो दरमियानी है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपको जानना पड़ेगा कि दरमियाने में लिखना क्या है। देखिए जब भी आप कुछ किसी के बारे में भी अगर मजमून लिख रहे हैं, तो अगर इस मजमून में कुछ फायदा आपको दिख रहा है ना, कुछ फायदा के बारे में लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में फायदा ही फायदा वाला बात होना चाहिए। ठीक है ना। जिस पैराग्राफ में लिख रहे हैं फायदा ही फायदा होना चाहिए। अगर आप इसके कुछ नुकसान बता रहे हैं तो इसमें क्या होगा, नुकसान ही नुकसान, यानी कि जो जो नुकसान है नुकसान बताएं। अगर किसी मजमून में किसी का गुण बता रहे हैं तो उसमें सिर्फ गुण वाली ही बात होनी चाहिए। ओके, तो गुण हो, खूबी हो, ठीक है ना, जो भी हो इसमें गुण हो, खूबी हो, तो खूबी के बारे में बताएंगे। ओके, या तो अगर किसी चीज के बारे में बता रहे, जैसे मुहर्रम कैसे मनाया था, तो मनाने का तरीका बता रहे, तो सिर्फ मनाने का तरीका उस पैराग्राफ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनाने का तरीका बता दिए और फिर उसमें गम भी घुसा दिए या तो कुछ और घुसा दिए, तो ये जो है ना मजमून जो है सही नहीं होता है। ओके, अब देखिए मजमून जब आप लिख रहे हैं तो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि आपकी उर्दू में बोलता है कि 250 से 300 लफ्ज़ों में आपको लिखना है। अब इतना लंबा लिखिएगा मजमून तो पैराग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। पैराग्राफ छोड़ने से क्या होता है, खूबसूरती आ जाती है मजमून में, कि लगता है बंदम दम है और कुछ जानकार है। तो पैराग्राफ छोड़ने का मतलब हो रहा कि टॉपिक बदल रहा है, यानी कि आप लाभ के बारे में लिखे पूरा, फायदा के बारे में, फिर आप नुकसानात लिख रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज करके नुकसान लिख रहे हैं। ठीक है
है ना। फिर आप उसके कुछ खूबी है ना, किस तरह से वो आया है, उस जो भी मजमून का है, जो भी एक पॉइंट है उसके अनुसार हम लिखेंगे तो पैराग्राफ भी चेंज करना मांगता है। तो कम से कम एक मजमून में 5 से 7 पैराग्राफ चुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 से 7 ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि 250 लफ्ज हम लिखना है तो कम से कम तो 250 लफ्ज होना जरूरी है ना। लफ्ज कैसे गिनते हैं, जैसे देखिए एक पैराग्राफ में कम से कम 7 से 8 जुमले हों, तो देखिए यहाँ पे लफ्ज गिनेंगे, 1 पैराग्राफ, 2 3 4 5 6 ऐसे लफ्ज हो रहा, 7 8 9 ये हो रहा लफ्ज, इसकी गिनती करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो एक अनुमान से गिनती करना कि एक लाइन में आपने 10 लफ्ज लिखा तो 10 लाइन लिखा था 10 देंगे 100 लफ्ज हो जाएगा, 20 लाइन लिखा था 200 लफ्ज हो जाएगा, 5 और ऐड करेंगे, मतलब इससे कम नहीं लिखना, इससे ज़्यादा लिखना है। तो हमको क्या करना, पैराग्राफ में हमको कम से कम हर एक पैराग्राफ में 7-8 जुमला होना चाहिए। अगर मतलब कम से कम 7-8 जुमला है तो अच्छी बात है। अगर जुमला ही नहीं बन पा रहा तो क्या करें, तो फिर आप 3-4 जुमला लिख के पैराग्राफ बदल सकते हैं या तो उसी में अटैच कर सकते हो। ये तो हो गई बात। उसके बाद आप याद करें कि मतलब इस मजमून में गलतियां ना करें, ठीक है ना। जो गलती करते ना, हाँ गलती ना करेंगे, ठीक है ना। गलती जो है नहीं करना है, गलती नहीं करना। गलती क्या नहीं करना भाई, हाँ जो लफ्ज लिख रहे हैं ना, लफ्ज का सही तलफ्फुज होना चाहिए, लफ्ज का जो इमला है वो इमला दुरुस्त होना चाहिए, कहीं पे कट छट वाला बात नहीं होना चाहिए, जुमला सही होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप लिख रहे हैं मजमून तो जुमला छोटा जुमला हो और एकदम आसान लफ्ज वाला जुमला हो। भारी वाला रहेगा तो हो सकता है आपको लिखना नहीं आ रहा होगा, जुमला लफ्ज में गलती हो जा रही है, इमला मिस्टेक हो जा रहा, तो इसमें आपको ध्यान देना है। कहीं पे कट छट वाला मामला नहीं होना चाहिए, एक बार एकदम सोच समझ के लिखना है कि और बस अगर लिख दिए, सपोज दैट लिख दिए, बीच में गलती हो गया तो सुनो ध्यान से, ये आपके एग्जाम के लिए टिप्स मैं बता रहा हूं। अगर लिख रहे हैं पूरा जुमला और बीच में एक वर्ड गलत लिखा गया तो उसको क्या कर दे, नहीं, जैसे मानते हैं गलती लिखना है, आपने लिख दिया गलती, है ना, ऐसे लिख दिया, ये तो गलती आप ऐसे लिख दिया गलती से, तो गलती लिख दिया तो गलती जाए तो गैन से होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे से नहीं कर देना, काटना ही नहीं, छोड़ दो इसको, रहने दो इसको। क्या दिक्कत है, अगर गलती कटकुट करेंगे ना तो एग्जामिनर को तुरंत दिख जाएगा, अच्छा ये गलती किया है, कटकुट हुआ है, नंबर काटो। अगर गलती नहीं हो तो थोड़ी ना इस पे नजर जाएगा, उस पर सरासर निगाहें से अगर पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पैराग्राफ देखेगा, बंदा पैराग्राफ से लिखा है, नंबर इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है मतलब गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, तो कटकुट नहीं करना है, ठीक है ना, नॉर्मल सा लफ्ज लिखना है और कोशिश करना है कि 250 से 300 लफ्ज में हम इसको लिख दें। तो ये सब बातें हैं, तो मैंने सब बता दिया कि पैराग्राफ शुरू में पहले क्या करना है, डिफिनेशन लिखना है, आखिरी में इख्तितामिया बताना है और दरमियान में वही ध्यान रखना है। और हाँ, अगर मान ली कोई मजमून मुहर्रम के बारे में लिख रहे हैं तो आपका पूरा मजमून का जो केंद्र बिंदु है ना, जो मरकजी लफ्ज है ना, उसका पूरा जो है मुहर्रम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुहर्रम में बकरीद घुसा दिए, ईद घुसा दिए, रमजान घुसा दिए, नहीं, एक बार बीच में लफ्ज आ गया तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर वही लफ्ज आया। अगर ईद के बारे में लिख रहे हैं तो सारी बातें ईद पे होना चाहिए, मतलब ईद वाला लफ्ज वजनदार होना चाहिए, वजनदार कि पूरा मतलब सारे लफ्ज जो है, सारा जुमला जो ईद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो, ऐसा बात होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसको बहुत ख्याल रखना है। अब जैसे गाय पे मजमून लिखा तो गाय की फायदा तो सिर्फ एक फायदा ही बताना है, नुकसान तो सिर्फ नुकसान ही बताना है, गाय का क्या उपयोग है तो सिर्फ उपयोग ही बताना है। ये आपको हर एक पैराग्राफ में ऐसे करना है, तो मजमून ऐसे आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कैसे मजमून लिखना है। मैंने एक मजमून लिख के लाया जैसे ईद के बारे में, और ईद में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हल्का सा मैं बता दूंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूंगा पीडीएफ। और फिर कुछ जो है सवाल, कुछ मजमून को मैंने गेस किया है वो आपको हम दे देंगे, आप उसको किताब से, गाइड से, कहीं से भी हो कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा। देखिए जब तक पढ़िएगा नहीं तो नॉलेज नहीं आएगा। सपोज दैट कोई एक मान लीजिए कोई त्यौहार, नवरोज त्यौहार है, सुने नवरोज त्यौहार सुने होंगे शायद, या तो डांडिया सुने और डांस सुने, या तो कोई और पोंगल फेस्टिवल, पोंगल जो हम लोग 3 संक्रांत मनाते हैं ना, तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। अब पोंगल कैसे मनाते हैं तो आप जब जानेंगे नहीं तो पोंगल के बारे में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो पहले पोंगल के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए तभी तो कुछ लिख पाएंगे। उसी प्रकार आपको किसी भी लफ्ज, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर मजमून लिखना है तो उस पर पहले पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको पढ़ लीजिएगा तभी आप जो है उसके बारे में आप उसको लिख पाइएगा, ठीक है ना। तो हम आपको दिखाते हैं कि मजमून
कैसे लिखना है देखिए, तो मेरे पास कुछ यहाँ पे है पहले देखें, पहले मजमून आप देख लें। ओके, पहले मैंने यहाँ पे मजमून लिख रखा है, ईद पर, ईद उल फित्र पर मजमून। देखिए तो मैंने पहले क्या किया, शुरू में देखिए, अब से देखिए पैराग्राफ कैसे चेंज करना ये भी समझिए ध्यान से। मजमून की शुरुआत कहाँ से करना, देखिए हमारा कॉपी यहाँ, ये लाइन कॉपी का है ना, यहाँ पे कॉपी खत्म हो रहा। पहली बात तो है जहाँ पे इख्तिताम, जहाँ पे खत्म हो रहा ना, एक लाइन होना चाहिए, एक लाइन से, कि एक लाइन से जहाँ खत्म हो रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ यही छोड़ दिए फिर यहाँ लिख दिए फिर यहाँ छोड़ दिए, तो ऐसे में भद्दा लगेगा। होता है ना कि एक लाइन यहीं पे खत्म कर दी फिर दूसरा लाइन शुरू कर दिए, फिर यहाँ पे खत्म कर दिए फिर दूसरा लाइन शुरू कर दिए, फिर यहाँ खत्म कर रहे हैं, तो ऐसे में खराब लगेगा। आपको एक लाइन देखिए, एक कैसे एक लाइन में आया हुआ है, थोड़ा मना करेगा तो चलेगा, बट ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप मजमून शुरू करें लिखने के लिए, तो आप ऊपर में लिख दें, जैसे कि मैंने लिख दिया ईद पर मजमून, जिस पर मजमून है वो लिख दें, और यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ करके ही आपको शुरू करना है। तो जैसे ईद के मानी खुशी के हैं, इसके फितरी मानी रोजे खोलने के हैं, जो इंसान मुबारक रमजान, हाँ जो इंसान रमजान मुबारक के रोजे खत्म होने की खुशी में सवाल की पहली तारीख को त्यौहार मनाते हैं, उसे ईद कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। और तो अब देखिए यहाँ से जब खत्म हमारा लाइन हुआ, तो फिर कहाँ शुरू हुआ, ये पैराग्राफ से शुरू नहीं हुआ, यहाँ से खत्म, जो कॉपी का जो लाइनिंग था वहां शुरू हुआ, जहाँ पे चौथाई छूटा होता ना वहां शुरू हुआ। अब अगर आपको फिर पैराग्राफ चेंज करना है तो इसी के जस्ट सामने से पैराग्राफ चेंज करना है। ओके, और ये लिखेंगे ईद उल फित्र का त्यौहार पूरा आलम, है ना, आलम इस्लाम में निहायत तिजको एहतसाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन कोई भी शख्स जिन्होंने रमजान, देखिए ये लाइन खत्म हुआ, अब कहाँ शुरू करेंगे, इसके सामने से, जिन्होंने रमजान मुबारक के रोजे रखे हो या ना रखे हो, बेपनाह खुशी और मुसरत का समाह करते हैं। लेकिन दर हकीकत क्या लिखा, लोग ईद की खुशी मना, दर हकीकत वो लोग ईद की खुशी मनाते, डबल लिखा गया। अब देखिए डबल लिखा गया तो इसको काटना उठा नहीं, छोड़ दीजिए ऐसे ही। वो लोग ईद की खुशी मनाते हैं, मनाने के ज्यादा मुस्तहक हैं, यानी कि ज्यादा हकदार है, जिन्होंने रमजान मुबारक के रोजे रखे और उस मुबारक महीने में कुरान मजीद ज्यादा पढ़ा हो, सुना और उससे हिदायत और रहनुमाई हासिल की हो। तो देखिए ये एक अच्छा जुमला लग रहा, मतलब अभी ईद के बारे में हम लोग खूब ही बता रहे हैं इसमें। अब इसके बाद फिर क्या है, फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया। अब इसको शुरुआती करें, जब रमजान का पहला असरा खत्म हो जाता है, गुजर जाता है, तो ईद की तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग नए कपड़े और जूते खरीदते हैं, बाजारों में खरीदारी शुरू हो जाती है ना। जून लिखा हो, जून ही रमजान की 29 तारीख होती है, सब छोटे बड़े रोजे खोलते हैं और ईद के चांद की तलाश में बार बार आसमान की तरफ देखते हैं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो एक मुबारकबाद वाले एक अलग पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर पैराग्राफ मैंने चेंज किया, यहाँ पे देखिए फिर पैराग्राफ चेंज किया। अगले रोज फजर की अजान के साथ ही लोग जाग उठते हैं, नमाज फजर अदा करते हैं, नहाने के बाद कपड़े पहनते हैं, घर में सवाइयाँ, हलवा, खैल, खरिजिया, ये सब नाम है, खजरीला पकवान है, या कोई मीठी चीज पकाते हैं। इसलिए ईद उल फित्र को सवाइयों की ईद या मीठी ईद भी कहते हैं। मेन पॉइंट आगे अच्छा लग रहा। ईद के दिन कोई मीठी चीज खाना सुन्नत, ईद के दिन कोई मीठी चीज खाना सुन्नत रसूल है। छोटी छोटी मसरूफियात के बाद नमाज ईद का वक्त हो जाता है। अब यहाँ पर जब ईद का वक्त नमाज हो गया, अब लोग क्या करेंगे, उसके बाद जाएंगे, लेकिन कुछ शरीयत यहाँ पे जाने से पहले कुछ शरीयत इस्लाम के लिहाज से नमाज ईद से पहले साहबे निसाब मुसलमानों पर सदका फितरा या फितराना अदा करना लाजिम है। इनकी नमाज पढ़ने से पहले फितरा वगैरह ज़कात जो होता है लाजिम है। सदका ईद उल फित्र का मकसूद ये है कि गरीब और मुफलिस अफराद भी ईद की खुशियों और मसरतों में शरीक हो सके। तो सदका देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो गरीब लोग हैं, मुफलिस लोग हैं, वो भी शामिल हो सके। ये सारी बातें यहाँ पे डाल दिया मैंने। ओके, सारी बातें डाल दिया। लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम क्या हो रहा, देखिए ईद की नमाज, ईद के बाद ईद की तकरीबात शुरू होती है, शुरू गलती लिखा हुआ है ना, हो जाती है। हर आबादी के मोहल्ले में मेले का समा होता है, बाजारों में खूब रौनक चहल पहल गहमा गहमी होता है। और हाँ,
गहमा होगा, गहमा गहमी होता है। मिठाई और फूलों की दुकानों पर गैर मामूली चहल पहल होती है। खिलौने और गुब्बारे बेचने वाले खूब कमा रहे होते हैं। घर में उम्दा और मज़ेदार खाने पके होते हैं। अजीज दोस्त मुलाकात के लिए घर आते हैं। हर घर खुशी और मुसरत का त्यौहार गहवारा बना होता है। हर घर में खुशी होता है ना। खुशी और मुलाकात का ये सिलसिला शाम तक जारी रहता है। आखिर गुरूब आफ्ताब के बाद जो है, जब रात की तारीख में रफ्ता रफ्ता फैलने लगता है तो ईद की रौनकें भी तारीखों में गुम हो जाती है। अब देखिए ईद खत्म हो गया, यहाँ पे इख्तिताम हो गया। ओके, तो ये हमारा रहा मेन पॉइंट कि हमारा ईद का हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे भी कुछ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है कि नमाज ईद से फारिग होने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, आपस में गले मिलते हैं। मुसलमानों में बहमी उल्फत मोहब्बत पैदा होती है। इस तरह ईद इंसानियत भाईचारे का दर्श देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला हो गया। इसके अलावा ईद मिलन पार्टी का एहतराम भी होता है। लोगों के दिल की नफरतें उल्फत और मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ये सारे बातें आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए तो मैं इसको तो डाल दूंगा पीडीएफ, बाकी आपके पास होगा। अब आइए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट मजमून जो आपके लिए, देखिए ईद उल फित्र बहुत खास, हमको बहुत ज़्यादा चांस इसके बारे में, इसलिए मैंने इसी को चुना आपके लिए बताने के लिए, ठीक है ना। मुहर्रमुल हराम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ईद कुर्बान यानी कि बकरा ईद। वर्जिश के बारे में आपको पढ़ना है। यौम आज़ादी के बारे में लिख लीजिए, है ना। यौम जमहूरिया के बारे में आपको देख लेना है। इल्म की अहमियत पढ़ लेना है। मौसम सरमा आपको देख लेना है और टेलीविजन देख लेना है। इतने सारे जो मैं बताया हूँ वो आपको देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एग्जाम में आ जाए। ओके, उम्मीद है कि आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना आए तो इसमें मेरा भी कसूर नहीं, क्योंकि मैं तो गेस किया हूं है ना। लेकिन चांस बहुत ज्यादा है, जैसे अनुमान लगाया जाता है ना, जिस तरह से वो बहुत गौरव फिक्र करने के बाद मैंने आपके सामने ये वाला रखा है। तो कोशिश करें एक बार किसको पढ़ लें। ओके, कैसी लगी ये वाला वीडियो? और आपको और भी किसी चीज का कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा ले ताकि उनको भी इसका फायदा हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो क्लास करते हैं, बाय।